शुरू करते हैं ना डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। सो डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, so all solids have some defects above absolute temperature. It means that there is no solid which can exist without a defect at room temperature. हम तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, सभी सॉलिड्स में डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। सभी सॉलिड्स में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होता है अबव रूम टेम्परेचर। सो अबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन के अलावा जो भी मतलब टेम्परेचर होगा उस पर डिफेक्ट्स जरूर होंगे। अभी व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्लासिफाई द डिफेक्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स। अगर हम डिफेक्ट्स को क्लासिफाई करेंगे ना, तो डिफेक्ट्स आर क्लासिफाइड एज, वी कैन से दैट, अगर डिफेक्ट को क्लासिफाई करेंगे तो वी कैन राइट लाइक दिस ना, कुछ डिफेक्ट्स ऐसे लिख लेते हैं क्लासिफाई करके। एक तो अपन लिख सकते हैं दैट इज मतलब ऐसे कुछ डिफेक्ट्स लिख लेते हैं। तो एक तो होता है वी कैन राइट दैट लाइन डिफेक्ट। वैसे तो लाइन डिफेक्ट ज्यादा कुछ पूछते नहीं है, लेकिन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में अपन से पूछ सकते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मोस्टली क्वेश्चन अपन को पॉइंट डिफेक्ट से मिलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट से मिलते हैं, ठीक है ना। तो लाइन डिफेक्ट होता है व्हेन द एटम आर मिसिंग इन द सॉलिड, are missing in the solid along one of the edge in complete solid। तो अपन उसे कहते हैं लाइन डिफेक्ट। जैसे अपन एक एज के अलाउंग सारे एटम मिसिंग है, कॉर्नर वाले एटम भी मिसिंग है। अगर जनरली वी नो दैट कि एज पे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, वहां से भी एटम मिसिंग है, तो अपन उनको कहते हैं लाइन डिफेक्ट। एक लाइन से सारे एटम मिसिंग है, देन इट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है व्हेन द एटम्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, हाइड्रोजन are trapped inside the voids, are trapped inside the voids। void मतलब खाली स्पेस, जगह जो भी है, trapped inside the voids। मैं इसको हाइड्रोजन को ऐसे लिख लेता हूँ क्योंकि वो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ HARE लिखा हूँ, etc. are trapped inside the voids in solid। तो इस टाइप के डिफेक्ट को अपन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे अपन ने 14th ग्रुप में पढ़ा हुआ है इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स ना, क्रोमियम से लेके सारे बनाते हैं निकल तक, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आने से जो डेंसिटी होता है ना, डेंसिटी जो होगी वो मैसिवली चेंज होता है। तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, जो ऑब्जर्व डेंसिटी है ना मेटल की, जो सॉलिड्स का ऑब्जर्व डेंसिटी होगा, मतलब जब वो डिफेक्ट आ जाएगा उसमें, तो रिलेटिवली जो प्योर मेटल होता है या प्योर सॉलिड होगा, ये सॉलिड है, ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा, उसमें कार्बन ट्रैप है, तो इसकी डेंसिटी जो होती है वो इंटरस्टिशियल डेंसिटी वो बहुत बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल डेंसिटी। तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा होती है। जैसे मान लो इनिशियली इसकी डेंसिटी अगर 5 थी, तो मैक्सिमम अगर कुछ ट्रैप भी होगा तो उसमें डेंसिटी जो होगा
तो 5 की जगह 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 तक हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा ना कि 20 होगी, बहुत ज्यादा चेंज हो गया ना, 5 से 20 हो गया डेंसिटी, बहुत ज्यादा चेंज होता है। जब डेंसिटी में बहुत ज्यादा चेंज आए ना, तो आप अज्यूम कर लेना कि देयर इज अ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तो दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल, राइट। अब अगर अपन बात करें कि पॉइंट डिफेक्ट की, तो पॉइंट डिफेक्ट भी दो टाइप से होता है। एक तो अपन लिख सकते हैं कि भाई पॉइंट डिफेक्ट में वी कैन से दैट पॉइंट डिफेक्ट में, तो एक तो अपन लिख सकते हैं दैट इज स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। सो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इनसे बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आ जाएगा अपन को। ये डिफेक्ट तो अपन को पता होना चाहिए, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, बट लाइन डिफेक्ट से मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आएगा। मेनली क्वेश्चन अपन को पॉइंट डिफेक्ट से आते हैं। तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और एक होगा नॉन स्टोइकोमेट्रिक मैट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में व्हाट विल हैपन कि भाई स्टोइकोमेट्री बैलेंस होगी, मतलब जैसे अगर कैल्शियम फ्लोराइड है तो इट विल बी लाइक दिस इन फॉर्म ऑफ चार्जेस ना, ऐसे स्टोइकोमेट्रिक बैलेंस होता है। तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट भी दो टाइप से होता है। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप से होगा, एक अपन कहते हैं शॉटकी डिफेक्ट, डिफेक्ट, और एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट भी दो टाइप से होता है, एक अपन लिखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, डिफेक्ट, और एक होता है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, डिफेक्ट। ये क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स है। मेनली जो अपन से क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो स्टोइकोमेट्रिक मतलब शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट या फिर मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट। तो चेक कर लेते हैं व्हाट इज मेटल, मतलब स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में इनमें लिख लेते हैं व्हाट इज शॉटकी डिफेक्ट एंड व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। कब अपन शॉटकी डिफेक्ट बोलेंगे, कब अपन फ्रैंकल डिफेक्ट बोलेंगे, डिफेक्ट्स। तो अगर अपन लिखेंगे शॉटकी डिफेक्ट, डिफेक्ट, और लिखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, दोनों ही स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है तो डिफरेंस जैसा लिख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड द फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस लिख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू। तो शॉटकी डिफेक्ट तब होता है व्हेन द cations and anions are missing from the solid, are missing from lattice point in the solid, in a solid, तो अपन उसको बोलेंगे शॉटकी डिफेक्ट। मतलब NaCl जैसे अपन ने पढ़ा हुआ है सॉलिड, उसमें सोडियम और क्लोराइड अगर अपने लैटिस पॉइंट से कुछ गायब है तो उसमें शॉटकी डिफेक्ट है। फ्रैंकल डिफेक्ट होता है व्हेन द एटम्स, आइंस भी होगा, एटम्स मतलब आइन अपन सोडियम आइन लिखेंगे, क्लोराइड आइन लिखेंगे, when the atoms are displaced from their lattice point, their lattice point मतलब जो उनका एक्चुअल पोजीशन होता है उसको अपन लैटिस पॉइंट बोलते हैं, from their lattice point into the voids in solid। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में द एटम्स आर नॉट मिसिंग, वो अपने पोजीशन से स्लिप होके वॉइड में चले गए, खाली जगह में चले गए, तो अपन उनको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। लेकिन इसमें तो एटम्स आर मिसिंग। अगर एटम अपने लैटिस पॉइंट से मिसिंग होंगे तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस, ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस, इसमें डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी।
तो इसमें अपन कहेंगे इसमें डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स तो उतना ही है पर यूनिट वॉल्यूम, सो नो चेंज इन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब अपन कहेंगे कि ठीक है, अगर इस टाइप का सॉलिड होना चाहिए तो इस टाइप के सॉलिड में कैटायंस और एनायन को मिसिंग होना चाहिए, और फ्रैंकल टाइप का अगर डिफेक्ट होना चाहिए तो फिर यूनिट सेल के अंदर स्पेस काफी होना चाहिए, मतलब वहां वॉइड्स होगा तो स्लिप होकर जाएगा ना वॉइड्स में। इसका मतलब है जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है सॉलिड का, अगर उसमें पैकिंग फ्रैक्शन कम है मतलब वॉइड ज्यादा होगा तो फ्रैंकल डिफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन अगर वॉइड कम होगा तो फिर शॉर्टकट डिफेक्ट होगा। सो इट एग्जिस्ट इन solids which have a high coordination number. It exists in solids with high packing fraction and coordination. Packing fraction is directly proportional to coordination number. High packing fraction and coordination. तो ऑब्वियसली बात है ये स्लिप होके वॉइड होगा तो स्लिप होके जाएगा ना वॉइड में, तो लो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग फ्रैक्शन exist in solids with low packing fraction and coordination. तो कुछ एग्जांपल लिख देता हूं इसमें। अगर इसमें अपन एग्जांपल की बात करें तो फ्रैंकल डिफेक्ट में अपन कहेंगे देखो भाई फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है और शॉर्टकट डिफेक्ट, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो हाई होना चाहिए, तो अपन कहेंगे हाई कोऑर्डिनेशन नंबर तो सीजियम क्लोराइड, मतलब जिसमें BCC 8 हो गया, या फिर ऐसे कोई आप सॉलिड चूज करो जिनका मतलब अगर हमें पता होगा, क्योंकि अपन सारे तो याद कर नहीं सकते, लेकिन ये तो बता सकते हैं कि जैसे सीजियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, नॉट पोटेशियम क्लोराइड इट विल बी, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड तो NaCl जैसे स्ट्रक्चर हो जाएगा, बट वी कैन राइट दैट जिनका BCC स्ट्रक्चर होगा, FCC स्ट्रक्चर होगा, HCP स्ट्रक्चर होगा, तो सीजियम क्लोराइड इज अ BCC स्ट्रक्चर, AgBr इज अ BCC स्ट्रक्चर, AgI इज अ BCC स्ट्रक्चर, कैल्शियम हैज FCC स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब है कि मुझे पता होना चाहिए कि किसका कौन सा स्ट्रक्चर है ना, कैल्शियम हैज BCC, कैल्शियम हैज FCC स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब है अगर मुझे पता होगा तो ही मैं बता पाऊंगा, अदरवाइज मुझे थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बट इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कम होना चाहिए, तो फिर कहेंगे ठीक है भाई अगर इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कम होना चाहिए तो यू आर टॉकिंग अबाउट दैट SCP स्ट्रक्चर होना चाहिए, SCP में पैकिंग फ्रैक्शन कम होगा, या फिर जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, 6 होता है ना, इधर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था, 8 and 12 ना, ऐसा लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 या 12 होना चाहिए, तो अपन जनरली वो अज्यूम कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 and 12, इधर कोऑर्डिनेशन नंबर कम होना चाहिए 4 6 लाइक दैट है। तो NaCl में तो 6 होता है, इसमें अपन कहेंगे 6 होता है। देन ZnS जिसमें 4 होता है, कैल्शियम फ्लोराइड उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कम ही होता है, एंटी फ्लोराइड Na2 उसमें भी कम ही होता है, AgBr उसमें भी मतलब अपन बता सकते हैं, AgBr के ना बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, जैसे इसमें मतलब इसमें AgBr में अपन बता सकते हैं कि कभी अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया कि कोई ऐसा सॉलिड बताओ जिसमें दोनों ही टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, है ना, AgBr NaCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा, RbCl हो जाएगा, लेकिन CHCl नहीं होगा क्योंकि CHCl तो कोऑर्डिनेशन नंबर वो BCC स्ट्रक्चर होता है, जबकि इनका FCC स्ट्रक्चर, RbCl, KCl, NaCl, जिंक ब्लेंड, फ्लोराइड टाइप, एंटी फ्लोराइड टाइप लाइक दैट। तो मेनली अपन को ऐसे एग्जांपल पूछ सकता है हमसे, लेकिन मोस्टली एग्जांपल वही पूछते हैं जो अपन ने क्लास में पढ़े हों, NaCl है,
रॉक सॉल्ट टाइप, जिंक ब्लेंड टाइप, फ्लोराइड टाइप, एंटीफ्लोराइड टाइप, बॉडी सेंटर ना सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर लाइक दैट. अगर कैटाइंस और एनाइंस मिसिंग होंगे ना अपनी पोजीशन से, तो सॉलिड में एम्प्टी स्पेस जनरेट होगा. अगर सॉलिड में एम्प्टी स्पेस जनरेट होगा ना, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, क्योंकि किसी भी सॉलिड में उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है. भाई सॉलिड जैसे अपन कहेंगे NaCl, NaCl इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कंडक्ट करेगा. हाँ, अगर इसमें आप मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सके, कोई डोपिंग करके, कुछ इम्प्योरिटी डाल के, तो अपन कहेंगे कि वो कंडक्टिविटी, वो कंडक्शन करेगा. वो सेमीकंडक्टर बोलते हैं अपन, जैसे बनाते हैं सेमीकंडक्टर. तो मेरा मतलब है इसमें तो खाली जगह बन रहा है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा. इट इज लाइक दैट कि अगर क्राउडिंग कम होगा, कैटाइंस एनाइन मिसिंग होंगे तो क्राउडिंग कम होगा, क्राउडिंग कम होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगा. So electrical conductivity increases if there is Schottky effect. वैसे most of the solid जो conduct करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, उन सब में हम खुद impurity बनाते हैं, उन्हीं को तो सेमीकंडक्टर बोलते हैं. इस मैक्सिमम सॉलिड्स तो जिनमें हम बनाते हैं impurity डाल के कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं उनका, इधर कैटाइन एनाइन को मिसिंग से, या हम कुछ और ऐड करेंगे. So electrical conductivity increases due to presence of empty space. उनको अपन holes बोलते हैं, empty space called holes. इनको अपन holes बोलते हैं. इसमें अपन कहेंगे देखो, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतना तो नहीं बढ़ सकता जितना इसमें है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगा, क्योंकि जिस पोजीशन पे एटम्स को होना चाहिए था, वो एटम अगर अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होकर किसी दूसरी जगह जाए, तो वहां तो होल छोड़ के जाएगा ना, एक खाली जगह आ जाएगी ना वहां पर. तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चाहिए था, वो मूवमेंट तो बढ़ जाएगा ना अगर खाली जगह मिलेगी उसे. जैसे इसमें तो बहुत सारी जगह खाली होने वाली है. दैट कैटाइंस एंड एनाइंस आर मिसिंग ना. So like that we can write that the cations anions ना कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगा. तो इसमें सिंस वो पोजीशन एक पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट खाली होगा, उससे थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि एटम तो ऑलरेडी उसी सॉलिड में है. सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बट वेरी टू वेरी लेस एक्सटेंट. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी increases but to less extent as in Schottky effect. Schottky effect में तो बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी. तो मोस्टली जो अपन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो एग्जाम में, ये तो अपन को पता होना चाहिए कि when the defects are there, atoms are missing or they are displaced, dislocated. So here they are dislocated. We know that. तो ऐसे पूछ लेते हैं अपन से. एक तो इससे मतलब डायरेक्टली पूछ लेंगे, मतलब इसमें सारे शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है. इसमें मैं ये भी नहीं बोल सकता ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है. क्योंकि इसमें से ही मैक्सिमम अपन को स्कूल में भी क्वेश्चंस आते हैं. सो दैट इज अबाउट द शॉर्टकी डिफेक्ट एंड द फ्रैंकल. अब हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करते हैं. नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में एक बार लिखते हैं अपन मेटल डेफिशिएंट. मेटल डेफिशिएंट. अब मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में क्या होता है, यूज्ड टू राइट दैट. फ्रैंकल डिफेक्ट में आप याद रख लो कि भाई उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है बट लेस एक्सटेंट तक, है ना. उसमें सॉलिड्स में आप क्या बताओगे कि क्या हो जाता है ना. उतना प्रॉपर्टीज बेटर है कि मतलब फिजिक्स में अपन ज्यादा पढ़ते हैं रादर देन ना केमिस्ट्री. मैकेनिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बहुत सारा होता है.
तो मैंने तो आपको बस ये बताया कि अगर मान लो तुमको भी भागना है कहीं, इलेक्ट्रॉन को भागना है, अगर क्राउड ज्यादा होगा एटम का तो भागना मुश्किल होगा, लेकिन जितना ज्यादा क्राउड कम होता जाएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ जाएगा। इट इज लाइक दैट, सिंपल वर्ड्स में बस यही होता है ना, कि अगर वहां पर क्राउडिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना, क्राउड सामने, तो इलेक्ट्रॉन एटम नहीं होगा तो थोड़ा मूवमेंट इंक्रीज होता है फोर्स से। अभी अपन बनाएंगे भी ना इसमें, नॉन स्टोइकोमेट्रिक में तो अपन बनाने वाले फोर्स, है ना। तो मतलब इसको अपन लिखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों ही केसेस में इंक्रीज होगी, बट इसमें काफी कम होता है, लेस एक्सटेंट तक। इसमें तो काफी ज्यादा होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि इसमें भी आप जो लैटिस पॉइंट था उससे तो डिस्प्लेस करोगे ही करोगे ना। हो गया, लिख लिया, करें। हो गया। अगर सॉलिड में 10⁻69 है तो वहां एक शॉर्ट इफेक्ट तो होता ही होता है, ठीक है ना, वहां एक शॉर्ट इफेक्ट तो होता ही होता है। चलो देखते हैं अपने। अब मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट का डिफेक्ट मतलब है व्हेन द नंबर ऑफ कैटायंस, शॉर्ट की डिफेक्ट वाला फर्स्ट लाइन फिर से बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते। शॉर्ट की डिफेक्ट के फर्स्ट लाइन पे गिवन है ना, एटम्स मतलब आप NaCl बनाते हो ऐसे यूनिट सेल में, तो अगर NaCl जो बनाया आपने यूनिट सेल में, उसमें से अगर मान लो एक Cl मिसिंग है और एक सोडियम मिसिंग है, तो एटम मिसिंग है तो अपन क्या करेंगे, वो अपने पॉइंट लेटेस्ट पॉइंट पे ही नहीं है, तो मिसिंग होगा तो अपन कहते हैं तो शॉर्ट की डिफेक्ट, दैट इज व्हाट वी मीन बाय, ठीक है ना। मिसिंग होने का मतलब है वो गायब है अपने पोजीशन से, वहां खाली जगह, जितने अपन ने सॉलिड स्ट्रक्चर पढ़े ना उन सॉलिड स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। बना के दिखाने की जरूरत है, बना के दिखाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो अब ना जैसे अपन मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट की बात करें, तो अपन कहेंगे मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट का मतलब हो गया व्हेन नंबर ऑफ, व्हेन द नंबर ऑफ, मेटल डेफिशिएंट मतलब कैटायन, सो नंबर ऑफ कैटायन is less than the number of atoms, the number of in a solid, but the charge is balanced, but the positive and negative charge is balanced, negative charge is balanced, मतलब चार्ज बैलेंस्ड है और कैटायंस अनाइन मिसिंग है, इट इज लाइक दैट कि भाई चार्ज बैलेंस है बट द कैटायंस एंड अनाइंस आर मिसिंग, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे, when the cation with, when the cation with higher charge is replaced by cation with lower charge, lower charge in solid, तब अपन उसको बोलते हैं कि इट विल बी मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट। तो चलो एक बार देखते हैं कैसे, एग्जांपल में अपन कहेंगे, ठीक है, लिखते हैं एग्जांपल कैसे। मान लो मेरे पास फेरस ऑक्साइड है, इसमें +2 चार्ज होगा, इसका -2 चार्ज होगा, मोलर रेशियो 1:1 है, तो ऑब्वियसली बात है +2 मोल्स ऑफ चार्ज -2 मोल्स ऑफ चार्ज। अभी जस्ट फॉर एग्जांपल, वो समझने के लिए कि ये है क्या, अपन कहेंगे मान लेते हैं कि मेरे पास ये 100 है,
ठीक है, और मेरे पास ये भी 100 है, ऑक्सीजन भी 100 है, ये भी 100 है। अपन क्या करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन अगर 100 है तो -200 चार्ज हो गया, ये भी 100 है तो -200 इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया। सो चार्ज इज बैलेंस्ड, एटम इज आल्सो बैलेंस्ड। अब मैं क्या करता हूँ, इससे मेरे पास ये 100 है, इससे माइनस कर लेता हूँ 3Fe+2। तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, आपने +6 चार्ज माइनस कर दिया इससे, तो 194 प्लस चार्ज बचेगा अगर आपने ऐसे किया। अगर आपने ऐसे किया तो 194 चार्ज बचेगा, क्योंकि आपने +6 चार्ज को माइनस किया। तो मैंने इससे 3 एटम को निकाल दिया, तो इस इधर -196 हो गया चार्ज, और इधर ये 97 हो गया, इधर ये 97 हो गया, और इधर ये -196 हो गया, 194 हो गया। 6 चार्ज माइनस के ना। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा ये समझने में, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब मैंने क्या किया कि इसमें, अब मैंने ये तो माइनस किया था, और इसमें अब मैं ऐड करने वाला हूं 2 Fe+3। तो अपन कहेंगे सर अगर आप 2 Fe3+ ऐड करोगे तो चार्ज तो आपका बैलेंस हो गया 6, मतलब वापस 200 आ गया। अगर 2 Fe3+ ऐड करोगे तो चार्ज तो आपका बैलेंस हो गया, 6 बैलेंस कर लिया आपने, इसका मतलब है आपका चार्ज तो वापस 200 हो गया। लेकिन ये वाला नंबर जो है वो सिर्फ 99 होगा। मतलब अब कैटाइन और एनाइन का नंबर एक जैसा तो नहीं है, कैटाइन और एनाइन का नंबर तो एक जैसा नहीं है, लेकिन चार्ज बैलेंस है अभी। आपने भी तो ये लिखा है, when the cation with higher charge is replaced by the cation with lower charge। और यहाँ पर भी ऊपर आपने लिखा when the number of cation is less than the number of anion in a solid but the positive and negative charge is balanced। भाई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बैलेंस है, लेकिन नंबर ऑफ कैटाइन, जो नंबर ऑफ कैटाइन है दे आर लेस देन द नंबर ऑफ एनायंस। और वो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस। तो इसमें क्या होता है, जैसे अपन फेरस के ऑक्साइड लेते हैं, निकल ऑक्साइड भी होता है, CO2 की जगह अपन 1.92 सल्फाइड भी होते हैं, मतलब ऑक्साइड और सल्फाइड दोनों ही हो सकते हैं, NiY सल्फाइड भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा। इसमें x अपन अज्यूम कर लेंगे दैट विल बी बिटवीन 0.92 टू 0.98 हो सकता है, और y अपन बोल देंगे दैट विल बी इक्वल टू 0.94 टू 0.96। वो अपन एक जनरल, अपन ने जनरलाइज कर लिया कि ऐसा होता है। ठीक है, तो अब अपन ये वाला पार्ट जो है इसको अब अपन एक क्वेश्चन में डाल के देखते हैं कि अपन को क्या करना है। मतलब ये तो मैंने वैसे ही, मतलब अगर प्लस माइनस किसी बच्चे को समझाते हैं उसके हिसाब से बताया, अपन एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। मुझे क्वेश्चन में कहा गया कैलकुलेट द परसेंटेज of Fe3+ present in, और अपने पास गिवन है Fe, इधर कुछ अपन को ऐसे गिवन था 924, ऐसा एक क्वेश्चन अपने पास है। तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं सर, कैलकुलेट कर लेंगे। भाई अपन को पता है कि ऐसे आपने क्या किया होगा, क्योंकि Fe 0.92 है और O तो होना चाहिए था मेरे हिसाब से ये 1:1 का रेशियो, लेकिन इसका नंबर इसलिए कम दिख रहा है मुझे क्योंकि आपने कुछ Fe2+ को हटा के Fe3+ डाल, इसलिए कम। तो अपन कहेंगे ठीक है, आंसर लिख लेते हैं। आंसर में अपन कहेंगे लेट x moles of Fe3+ and
0.92 minus x moles of Fe2 plus is present in solid. अब मुझे एक बात तो पक्का पता है ना कि जैसे अगर ये 1:1 का रेशियो होता तो जितना चार्ज इसमें होता उतना ही चार्ज इसमें होता। अभी भी ऐसा है, इस पे -2 चार्ज है और इस पे +2 चार्ज है, चार्ज बैलेंस होता है, चार्ज में चेंज नहीं आता। तो अपन कहेंगे ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो कर लेते हैं, अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तो अपन को पता है ना कि टोटल पॉजिटिव चार्ज +2 होगा और टोटल नेगेटिव चार्ज भी -2 होगा, और सॉलिड न्यूट्रल होता है तभी एग्जिस्ट करता है। सॉलिड हमेशा तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो न्यूट्रल होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, Fe3+ के x मोल्स है, तो 1 मोल पे +3 चार्ज है, तो x मोल पे कितना चार्ज होगा? 3x। 1 मोल पे Fe3+ चार्ज है तो x मोल्स पे कितना चार्ज होगा? 3x। 1 मोल पे +2 चार्ज है तो इतना मोल्स पे कितना चार्ज होगा? तो लिख देंगे भाई 2 × 0.92 - x, और टोटल चार्ज दोनों का मिला के कितना होना चाहिए? जितना नेगेटिव चार्ज होगा टोटल होना चाहिए। तो अपन कहेंगे दैट शुड बी इक्वल टू, टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। या अपन कहेंगे आयरन से ये टोटल चार्ज आ गया, Fe3+ से ये चार्ज आ गया, Fe2+ से ये चार्ज आ गया, और अपन कहेंगे ये चार्ज प्लस ऑक्साइड का चार्ज हो गया -2 = 0 कर लो भाई। 0 होना चाहिए ना, जितना टोटल चार्ज जितना ऑक्सीजन पे है उतना ही चार्ज टोटल आयरन पे भी होगा, लेकिन आयरन पे +3 और +2 दोनों की कर देते हैं, एक ही बात है। 3x प्लस इसको 2 × करेंगे, सो 4 और 1.84 ना, 1.84 -2x = 2 कर देता हूँ। इसको इधर लेके जाता हूं तो आई गेट दैट x विल बी इक्वल टू दैट इज 2 - this, so 0.16 ये आ गया। मतलब व्हाट आई गॉट द मोल्स ऑफ Fe3+ प्रेजेंट इन दिस सॉलिड। इसमें Fe3+ कितना है वो पता चल गया, तो ठीक है। परसेंटेज ऑफ Fe3+ कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू x by 0.92 multiplied by 100, so you can write that 0.16 divided by 0.92 multiplied by 100, we got the answer। कैलकुलेट करके बता देंगे। तो we got that कितना परसेंट ये होगा, 100 से माइनस करके परसेंटेज बता देंगे Fe2+ का, which is present in us, right? So आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। कोई 16/92 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, ये 4 आ जाएगा। इसको भी कर लेता हूँ, 23 1 और ये 6 और अपन कैलकुलेट करके बता दें। ठीक है, तो वो अपन बता सकते हैं। हमने सिर्फ चार्ज को बैलेंस किया। हमने क्या किया? चार्ज को बैलेंस किया। जो भी आएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवाइड करके 400/23 मतलब 17। तो हमने तो सीधा सीधा क्या किया भाई, हमें गिवन था, हमने उसको कैलकुलेट करके बता दिया कि भाई Fe2+ था। ऐसे करता हूं, अब ये हटा लेते हैं। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, हमें बस ये करना था भाई, अपन को गिवन था 0 पॉइंट, मतलब Fe गिवन था अपने पास, और उसमें डायरेक्टली अपन बता सकते थे। उनको पता था कि भाई जब Fe 0.92 है O, तो इस पे चार्ज -2 है तो टोटल चार्ज +2 होना ही चाहिए था इस पे। तो ये टोटल है Fe2+ प्लस Fe3+। तो अपन क्या करते हैं, इससे x हो गया Fe3+, तो 0.92 - x हो गया Fe2+। ठीक है, तो इसके 1 मोल पे +3 चार्ज होता है तो x मोल पे 3x, इसके 1 मोल पे +2 चार्ज है तो जितना मोल्स गिवन है उसका चार्ज ले लिया, और टोटल चार्ज दोनों का मिला के कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए,
क्योंकि जितना नेगेटिव होगा उतना पॉजिटिव होगा, बस कैलकुलेट कर दिया अपन ने, वही किया। अब इसी टाइप से अपन से कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो आप एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपन, एकदम कर लो, बाकी मतलब फिर अपन और डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। एक क्वेश्चन अपने पास है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Ni plus 3 percentage Ni 0.96 सल्फाइड। कैसे बताएंगे? तो अगर ये सॉलिड अपन को गिवन है तो इसमें कैसे बताएंगे अपन, तो बताओ। लो भाई, अपने पास आंसर भी आ गया, नहीं है प्रीवियस पेज देखो, ये लो। आ गया आंसर, डन। ठीक है, ठीक है भाई, देखो आंसर भी आ गया, 8.33% बता रहे हैं आंसर। एक बार चेक कर लो 8.33% है क्या। Ni प्लस 3 के x मोल ले लेते हैं, तो Ni प्लस 2 के 0.96 माइनस x। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो कर लेते हैं, 3x प्लस 2 इंटू 0.96 माइनस x इज इक्वल टू टोटल चार्ज 2। लो भाई, आंसर आ रहा है सबके, सब लोगों का आंसर आ रहा है, आप एक बार देख लो। So 3x will be plus, ठीक है ना, so 1.92 ना, we get this minus 2x is equal to 2, so x is equal to आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो बता देते हैं परसेंटेज ऑफ Ni प्लस, x मोल्स लिया था तो x बाय लिख लेते हैं 0.96 मल्टीप्लाई बाय 100, so we got that 0.08 divided by 0.96 into 100. So we got that 1 by 12 na, 1 by 12, 100 by 12, 8.33%। मेरे ख्याल से सभी को समझना है, किसी को डाउट नहीं। तो एक तो अपन को ऐसे क्वेश्चन मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन दैट इज मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट, है ना। एक तो अपन ने ऐसे मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट पढ़ लिया। अब इसमें मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट अपन ऐसे ही बता सकते हैं कि मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट में, बिकॉज metal deficient defect can also be created by or generated by doping. Defect can also be generated by doping. अपन डोपिंग से भी जनरेट कर सकते हैं। So doping of right suitable salts in solids, in given solids, ठीक है, इस टाइप से अपन कर सकते हैं। इधर तो अपन क्या किया अपन ने कि भाई अपने पास ये -2 था, ये +2 था, अगर इसका नंबर कम करना है भाई, NiS होता तो अपन क्या करते हैं, 1:1 मोलर रेशियो था। अगर इसका नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब है कि चार्ज बैलेंस है और इसका नंबर कम हो रहा है, तो अपन ने +2 वाले को +3 वाले से रिप्लेस किया होगा, दैट इज द
कंसेप्ट, वो कंसेप्ट है। So we are replacing the atom of lower charge with the higher charge ताकि चार्ज बैलेंस करे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, डोपिंग ऑफ SrCl2 in NaCl solid। एक और ले लो, डोपिंग ऑफ CdCl2 in NaCl solid, not NaCl अपन AgCl लेते हैं, ये हो जाएगा। तो एक बार अपन डोपिंग देख लेते हैं, उसके हिसाब से बता देंगे कि अपन को क्या करना है। वो कह रहा है डेफिनेशन में आपने अलग लिखा, in the cation with the higher charge is अच्छा वो कह रहा है अपन ने मतलब सर आपने यहाँ पर ना when the cation with higher charge is replaced by the cation with lower charge, तब तक गलत हो जाएगा। हायर चार्ज से रिप्लेस करना पड़ेगा लोअर चार्ज वाला। ये तो अपन ने सही में गलत लिखा हुआ, मैंने अपन ने क्या, मैंने गलत लिखा, अपन क्यों लिखेंगे, तुम लोग क्यों लिखोगे, मैंने लिखा लोअर चार्ज विद हायर चार्ज, गलती है मुझे लगता है तभी वो कह रहा था कि मतलब सर समझ में, क्योंकि एक दो बच्चे बोले मुझे कि समझ में नहीं आया, मुझे लगता है वो इसी वजह से बोले कि सर आपने लिखा कुछ और बता कुछ और। ठीक है ठीक है, मैंने उसको चेक कर लिया, अपन सब उसको देख लेना भाई एक बार है सब लोग, राइट। तो अब डोपिंग को देखते हैं, तो इसको ना डायग्रामेटिकली देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राधा दिन डोपिंग कैसे करना है वो अपने आप अपन मतलब देख के ही बता देंगे। जैसे मान लेते हैं अपन इसी के एग्जाम ले लेते हैं, सो डोपिंग ऑफ SrCl2 इन NaCl ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल अपने लिए काफी मैटर करेगा। जो एग्जाम्पल मैं आपको लिखूंगा, आपको बस यही एग्जाम्पल पढ़ने हैं, बाकी पढ़ने ही नहीं। NaCl लिखता हूँ, क्योंकि जो भी एग्जाम्पल मैंने लिखे डिफेक्ट्स में बस यही आने चाहिए आपको, बाकी वो कोई एग्जाम्पल की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में इसी से पूछेंगे और डिफेक्ट से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ज्यादा लिखने की जरूरत तो नहीं थी। अब इसमें अगर अपन SrCl2 को डोप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे SrCl2 को ऐड करना है इसमें, अगर मुझे इसमें SrCl2 को ऐड करना है ना, तो ऐड SrCl2, तो मुझे इसको डोप करने के लिए NaCl हटाना होगा। इसमें +2 चार्ज है और इसमें -1 चार्ज है, तो मुझे क्या करना होगा, 2 NaCl हटाना होगा, ये रिमूव करना। तो मान लेते हैं अपन ने कि एक Na यहाँ से हटा लिया, एक Cl यहाँ से हटा लिया, एक Na यहाँ से हटा लिया और एक Cl यहाँ से हटा लिया, ये हटा दिया। तो अपन कहेंगे ठीक है, जो हटा दिया बाकी तो रहेंगे ना उसमें, हाँ बिल्कुल बाकी रहेंगे उसमें, ये तो हटा दिया, ये भी हटा दिया था। तो अपन ने कुछ तो हटा दिया वहां से। अब जो अपन ने हटा दिए वो तो अपन को पता है कि सर ये वाले आपने हटा दिए, ये हटाया आपने, ये हटाया आपने, ये हटाया आपने और ये हटाया। अब जो अपन SrCl2 ऐड करेंगे तो 2 Cl जो हटाए थे आपने, वो Cl तो वापस आ जाएंगे भाई, दोनों Cl तो वापस आने वाले हैं। वो क्यों, SR में वापस Cl है ना, लेकिन इन दोनों में से किसी एक ही जगह आ सकता है SR, आधा आधा तो हो नहीं सकता। तो अगर मान लो अपन ने SR यहाँ पर रखा हुआ है, तो फिर यहाँ पर वैकेंसी जनरेट होगी और होल्स जनरेट होंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी।
which increases the conductivity of solids. The conductivity of solid. Because क्राउडिंग कम हो जाएगा ना, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा होगा वहां तो क्राउडिंग कम मिलेगा ना उसे, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। मेटेलिक कंडक्टर्स का कंडक्टिविटी कम होता है अगर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो अगर कम हो जाए एटम्स तो फिर कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो एटम्स में से तो होल्स जनरेट होंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अपन कहेंगे सर फिर तो मैं डायरेक्टली देख के ही बता सकता हूँ, इसका +1 चार्ज था, इसका +2 चार्ज था, 50% होल्स जनरेट होंगे, क्योंकि आप इसको ऐड करने के लिए एक एसआर के लिए 2 Na हटाओगे, और 2 Na हटाओगे तो एक ही पोजीशन पे आ पाएगा ऐसा, दूसरा तो खाली रहेगा, मतलब 50% होल्स जनरेट हो जाएंगे। तो अगर हाइपोथेटिकली मैं इसकी जगह अगर AlCl3 डाल दूं तो सर तो कहेंगे ठीक है, Cl तो वापस आ जाएगा, 3 Cl हटाओगे 3 NaCl, लेकिन 3 कैटायनिक पोजीशन तो 3 करेंगे ना, तो उसमें से एल्यूमिनियम तो एक ही पोजीशन में आ पाएगा, तो फिर 2/3 वैकेंसी जनरेट हो जाएगा। एटम की साइज से फर्क नहीं पड़ेगा। अपन क्या कर रहे हैं, बड़े कैटायन से छोटा कैटायन रिप्लेस कर रहे हैं। कोई बड़ा कैटायन हटा रहे हैं और छोटा कैटायन डाल रहे हैं ना, तो फर्क पड़ेगा। अपन तो छोटा कैटायन डाल रहे हैं, बड़ा कैटायन हटा रहे हैं, इसलिए साइज से कोई तो छोटा कैटायन होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बजेगा वो वहां पर, दैट इज कॉल्ड रेटलिंग, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा सर। हाँ सर वो पिछला एग्जांपल था ना, मतलब जो अपने पिछले टॉपिक पढ़ा है मेटल एफिशिएंसी डिफेक्ट का, उसमें भी तो होल्स जनरेट होंगे। पिछला टॉपिक जो पढ़ा है उसमें, हाँ मतलब सर इससे पहले डोपिंग से पहले आपने एक और मेटल एफिशिएंसी डिफेक्ट बताया था ना, जिसमें हायर चार्ज कहा जा रहा था, ये वाले में। हाँ सर, नहीं ये सर वाला, इससे आगे। हाँ हाँ हाँ, तो तो इसमें भी तो हायर होल्स चार्ज जनरेट होगा तो होंगे। क्या फर्क पड़ेगा उससे, उसमें भी तो हायर चार्ज है तो नंबर कम हो गया तो होल्स उसमें भी जनरेट हो गए ना। हाँ सर, तो यहाँ भी कंडक्टिविटी का केस लगेगा ना। बिल्कुल बढ़ेगा, होल्स हम बनाए इसलिए रहे कि कंडक्टिविटी बढ़े। ओके सर। डोपिंग तो अपन साफ साफ करते ही कंडक्टिविटी के लिए, कंडक्टर्स बनाने के लिए डोपिंग करते ही इसलिए कि कंडक्टर्स बने। तो अपन छोटा साइज होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे, रीजन क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, रेटलिंग करेगा वहां पर, और कुछ भी बजेगा वो वहां जाके, और क्या अंदर घूमता रहेगा, बजेगा वहां पर, और कुछ नहीं। लेकिन कंसेप्ट में तो अपन से यही पूछेंगे ना, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज आर जनरेटेड, ठीक है, वी आर एबल टू टेल। ये बताओ किसको किससे डोप किया था। वैसे 99.9999% में वही एग्जांपल याद रखने हैं अपन को जो मैं आपको बता रहा हूँ, किसको किससे डोप करेंगे। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, मेटल डेफिशिएंसी होगी ना, एक खाली जगह होगी ना, मेटल डेफिशिएंट हो गया ना, नंबर कम हो गया ना, लेकिन चार्ज बैलेंस है। ऐसे ही अपन पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, डेफिशिएंट डिफेक्ट के बाद मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब हो गया चार्ज बैलेंस होगा, लेकिन number of cations will be more than the number of anions. Number of cations is more than number of anions. Number of anions. But charge is balanced. बगैर बैलेंस चार्ज के सॉलिड एग्जिस्ट करेगा नहीं, इसलिए बैलेंस तो चार्ज हमेशा होगा। अगर आप कभी ऐसे कहोगे कि AB2O4 लिखा है, अगर मान लो इस पे 2 चार्ज है तो बताओ इस पे क्या होगा, +3 होना ही चाहिए, वरना चार्ज बैलेंस नहीं होगा। चार्ज बैलेंस नहीं होगा तो सॉलिड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए चार्ज तो हमेशा बैलेंस होगा। ठीक है, इसमें अपन कहेंगे सो व्हेन solids are heated with suitable metals,
metals, right? और डायरेक्ट हीटिंग भी हो सकता है, और डायरेक्ट हीटिंग तब भी उसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो सकता है। तो अपन ठीक है भाई, एक एक करके बता दो आपकी विद हीटेड विद सुटेबल मेटल्स हैं, क्योंकि दोनों ही लिखे आपने, हीटेड विद सुटेबल मेटल। तो पहले अपन एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद अपन चेक करेंगे कि क्या करना चाहिए, ठीक है ना। सुटेबल मेटल के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगेन विल राइट फॉर NaCl। NaCl सॉलिड है, इसको सोडियम के साथ हीट करता हूं, तो विल गेट मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो इसमें अपन को NaCl मिलेगा प्लस दैट इज लेट अस चेक, इलेक्ट्रॉन मिलेगा और एक NaCl वेपर्स मिलेगा। पहले देख लेते हैं डायग्राम टेकली, देखते हैं तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। ऐसे लिखूंगा तो वैसे समझ में थोड़ा कम ही है, तो पता नहीं क्या किया आपने। Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। वैसे तो एवरी सोडियम इज सराउंडेड बाय 6 Cl, वी नो दैट। NaCl स्ट्रक्चर अपन को पता है, बट अपन 2 डायमेंशनल में बस लिख ले रहे हैं कि भाई ऐसे सॉलिड होगा। अपन क्या करेंगे, इसे सोडियम के साथ हीट करेंगे। इसको अगर हीट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसके पास 281 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम अगर अपन एक्स्ट्रा ऐड करके इसको हीट करेंगे तो ये किसी एक Cl को लेके जाएगा, ये किसी एक Cl को लेके जाएगा। मान लेते हैं कि ये वाला Cl लेके जाएगा, तो अपन कहेंगे ठीक है, एक NaCl हो गया जो इसके साथ हीट करके वेपराइज हो रहा होगा। बाकी तो सॉलिड बचा होगा ना मेरा, अपन कहेंगे बाकी तो सॉलिड बचा है ना। हाँ, बाकी सॉलिड बचा होगा, Na पॉजिटिव, Cl माइनस, Na पॉजिटिव, Cl माइनस, Cl माइनस, Na पॉजिटिव, इधर होल्स जनरेट हो गया, Na पॉजिटिव, और इधर Na पॉजिटिव, Cl माइनस, Na पॉजिटिव, Cl माइनस। अब जो यहाँ पर होल जनरेट हुआ ना, तो ये Cl माइनस साइन को लेके नहीं जाएगा, Cl को लेके जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन है उसके पास देने के लिए, तो फिर ये क्या करेगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, इससे अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से फिर तो ये जो सॉलिड होगा ना, ये सॉलिड ड्यू टू द अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें कलर भी आएगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी आएगा। फिर पिछले वाले केस से डोपिंग से और इसमें डिफरेंस है, डोपिंग में यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये खाली जगह थी, होल्स। यहाँ खाली जगह होल्स नहीं है, इधर इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन we'll say the solid becomes paramagnetic, it will be colored, this is called epicenter, is called epicenter। ये epicenter वर्ड आपने पहले सुना होगा, F मतलब फॉर बेंजीन, तो उसका फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है। epicenters, मैंने आपको जो कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया था ना, वहां एक सेंटेंस लिखवाया था कि सॉलिड्स जो कलरलेस होते हैं उनमें कलर आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंट। तो जब अपन किसी सॉलिड को मेटल के साथ हीट करेंगे, जो कैटायन उसमें था, तो इससे वो एनाइन को ले जाएगा। एनाइन, अब एनाइन तो नहीं ले जाएगा, एटम को ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ कर जाएगा, तो वहां पर बनेगा एफ सेंटर। ड्यू टू द एफ सेंटर द सॉलिड बिकम पैरामैग्नेटिक, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, राइट। तो अपन लिख सकते हैं ड्यू टू द एफ सेंटर, ड्यू टू एफ सेंटर the solid becomes paramagnetic and color। अब पैरामैग्नेटिक होगा तो कलर तो बताएंगे एंड कलर, राइट। तो एक तो इस टाइप से हो जाता है। सो जैसे एग्जांपल लिखेंगे, वैसे तो LiCl है ना, NaCl, KCl, ये कलरलेस होते हैं, है ना, राइट, आर कलरलेस।
बट ड्यू टू एफ सेंटर देयर कलर, जैसे ये जो होता है पिंक होता है, दिस येलो, ये वायलेट होता है, these are the colors of due to the presence of F centers. तो एक तो ये पार्ट होता है। तो ऐसे अगर हम किसी सॉलिड को सुटेबल मेटल के साथ हीट करें तो वी गेट दैट कि भाई इसमें से कुछ एनाइन पार्ट जो है, मतलब एनाइनिक जो नॉन मेटल है वो निकल जाएगा, तो उसमें एफ सेंटर जनरेट होंगे और एफ सेंटर्स की वजह से ये प्रॉपर्टीज आएगी। अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे जिंक ऑक्साइड, अगर अपन इसको हीट करते हैं और रहेगा जिंक ऑक्साइड, दिखेगा अपन को जिंक ऑक्साइड, अपन लिखते तो ऐसे ही कि भाई ये भी जिंक ऑक्साइड है, ये भी जिंक ऑक्साइड है, लेकिन ये व्हाइट होता है और ये येलो होता है। द रीजन इज इसमें से कुछ जब अपन इसे हीट करते हैं तो इसमें से कुछ जिंक ऑक्साइड डिकम्पोज हो जाता है, ये भी एफ सेंटर्स है, यह सिर्फ हीट करने से ऐसे हो जाएगा। तो फिर जब ये कूलिंग होता है तो वापस ये जिंक जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वापस जिंक ऑक्साइड बनाता है, तो वापस व्हाइट हो जाता है। मतलब ये भी प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड्स में, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको अपन हीट करेंगे तो कुछ और कलर होता है, कूलिंग पे कुछ और कलर होता है, फिर हीट करो वापस वही येलो हो जाएगा, कूलिंग करो तो व्हाइट हो जाएगा। इवन लेड ऑक्साइड येलो होता है, बट अगर आप इसे हीट करोगे इट बिकम्स रेड, पीबीओ बनेगा जो रेड होगा, और अगर आप कूल करोगे इसे तो ऑब्वियसली बात है वापस वो येलो हो जाता है। तो अगेन द सेम प्रॉपर्टी, कुछ लेड ऑक्साइड उससे डिकम्पोज हो गया। तो लेड जिंक, इनको ये पहचानने के तरीके भी हैं कि जिंक ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड है, अगर सॉलिड को हीट करते हैं तो येलो हो जाता है, हीट करते हैं तो येलो होता है, कूल करने से वापस व्हाइट हो जाता है। तो ये भी एक डायरेक्शन होता है, मतलब सोचने के लिए अपन को कि कौन से मेटल की बात कर रहे हैं, तो इस टाइप से भी प्रॉपर्टीज होता है। तो दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट वी कैन से। अब अपन चेक कर सकते हैं द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा अगर अपन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में तो वैसे मैं आपको मतलब एग्जांपल्स अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में वी कैन से दैट कि भाई देखो, पहले तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का जो ऑर्डर होता है वो अपन को पता है, एक तो कंडक्शन होता है, मतलब कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स। तो अपन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो द रेंज ऑफ magnitude of electrical property is वो 10 to the power of -27, इतना कम से 10 to the power of 4 हो सकता है पर ओम पर मीटर, जो एम के से लिखते हैं, राइट ना, तो अपन बता सकते हैं, ठीक है। हो गया। अब इसमें अपन बता सकते हैं कि भाई अगर अपने पास, ठीक है, तो ये जो है भाई ये वैसे तो NaCl जो होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है, लेकिन फिर ये कलर्ड हो जाता है ड्यू टू द एफ सेंटर। और कलरलेस होना ही चाहिए था क्योंकि भाई NaCl है तो सोडियम 2 8 है और क्लोरीन 2 8 था, तो फिर कलर क्यों होगा, ऑक्टेट कंप्लीट है ना।
राइट। जिंक ऑक्साइड जिंकसाइट होता है ओरिजिनली, उसको अपन जिंकसाइट कहते हैं, दैट इज द ओर ऑफ जिंक। तो जिंक का प्रेजेंस जो है उसके ओर का, वो वैसे ही तो बताते हैं अपन कि भाई उसको हीट करो ग्लो कर रहा है, बाद में वो ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब वहां जिंक प्रेजेंट है। ZRO का कलर अपन को पूछते हैं ना, बिल्कुल पहला वाला व्हाइट था, दूसरा वाला येलो था, कूलिंग पे वापस व्हाइट हो जाएगा, और उसी से तो पता चलता है कि वहां क्या कर। अब अपन चेक करते हैं, ये देख लो भाई, कुछ पूछना है तो पूछ लेना। देखो अपन पढ़े हैं कंडक्टर्स, है ना, इंसुलेटर्स, एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग, दे ओवरलैप ऑन ईच अदर, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ये कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल को एक्सप्लेन करता है। तो इसमें राइट ना, इलेक्ट्रॉन कैन इजीली मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, and there is an electrostatic attraction between the electron and the positively charged contacts. All metals are good conductor of electron. You know, all metals, the electron can easily move from valence band to conduction band. Insulators में क्या होता है, the energy gap between the conduction band and the valence band is large. So this is conduction band, and this is valence band. ये मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, पहले मैं बता चुका हूँ। This is called forbidden gap. और ये गैप इतना ज्यादा होता है कि आप टेम्परेचर भी बढ़ाओगे तब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा सकता। They all are insulators. Semiconductors में क्या होता है, the gap between the conduction band and the valence band. इसमें अपन ने क्वेश्चन भी किए हुए हैं सारे, कुछ अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है। The gap between these two is very less, very small gap, small gap. So इलेक्ट्रॉन इजीली तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा ही चला जाएगा। कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। एग्जांपल ग्रेफाइट, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, जिससे अपन सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं। अगर अपन कंडक्टर्स को देखेंगे तो इनका जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस इनके लिए कंडक्टेंस जो होता है वो अपन लिखते हैं, दैट इज 10 to the power of 4 to 10 to the power of 7, that is -7, 10 to the power 4 to 7, मतलब ऐसे हो सकता है। मैंने यहाँ पर 4 लिखा है, -27 तो ठीक है, मुझे 7 तक जाना चाहिए था, यहाँ मुझे 7 तक जाना चाहिए था, क्योंकि 7 तो होता ही है, इतना तो हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा होता है। ये तो कंडक्टर होता ही है, वो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से जो एक्सप्लेन किया था अपन ने, द इलेक्ट्रॉन लाइज जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द मेटल। इसमें अपन कहते हैं इंसुलेटर्स में, दैट इज 10 to the power of -10 to 10 to the power of -27 पर ओम पर मीटर, मतलब कंडक्टेंस होता ही नहीं इनका। और इनका कंडक्टेंस दैट विल बी फ्रॉम वी कैन से दैट
10 to the power of मतलब डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर 4 to 10 की पावर -7 पर ओम पर सेंटीमीटर, ऐसे बता सकते पर ओम पर सेंटीमीटर। हाँ, फॉरवर्डिंग गैप बता ना, इन्फिनिटली स्मॉल बोलते हैं ना, इसमें फॉरवर्डिंग गैप तो बताना ही पड़ेगा पर मीटर, फॉरवर्डिंग गैप तो तुमको बताना ही पड़ेगा। इनमें बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा मूव कर पाता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ग्रेफाइट का कंडक्टिविटी बढ़ता है, दैट इज व्हाट वी कैन राइट, ये कंडक्टिविटी बढ़ेगा। अब फॉरवर्डिंग गैप के लिए अब यहाँ पर अपन को पता है कि भाई मेटल्स में इलेक्ट्रॉन सी मॉडल मैंने आपको पढ़ा रखा है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, बाकी भी आपको बता रखा है मैंने, राइट ना, कंडक्शन बैंड वगैरह, इसके क्वेश्चंस भी पूरा पैराग्राफ था उसमें। अब अपन कहेंगे कि भाई जो यहाँ पर सेमीकंडक्टर है ना, इसको तो ऐसे लिख लेते हैं, ये सेमीकंडक्टर था, इंसुलेटर एंड conductivity of semiconductor conductor is increased by, अपन इनकी कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, increased by डोपिंग, तो इनकी कंडक्टिविटी अपन डोपिंग से बढ़ा सकते हैं। The doping is done by either electron rich, done by adding the impurity, which is adding the impurity which is either electron rich or electron deficient। तो अपन क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच जो होते हैं वो 15th ग्रुप वाले होते हैं, 15th ग्रुप वाले एलिमेंट्स, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ना, वो 13th ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं। तो इस टाइप से अपन चेक कर लेते हैं। हाँ, कर्नेल्स वाला पढ़ा है ना सारा कुछ, मेटेलिक बॉन्डिंग आप चेक कर सकते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग। और इवन अपन ऐसे ही बोलते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। ये टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पर अपन को एग्जांपल थोड़ा ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि भाई एग्जांपल उसी से पूछेंगे अपन से क्वेश्चन, तो अपन को एग्जांपल पता होना जरूरी है, राइट। तो जैसे 12th ग्रुप, 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप एंड 16th ग्रुप। मेनली तो 13th ग्रुप में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन है ना, यहाँ पर अपन लिखते हैं जर्मेनियम, टिन एंड लेड। यहाँ पर अपन लिखेंगे दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, देन इट इज फिर इट्स दैट आर्सेनिक, राइट ना, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड फ्लोरीन। और इसमें जनरली अपने पास अपन को पता है जिंक होता है, कैडमियम होता है, मर्क्यूरी। अब वैसे तो अगर एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की अपन बात करें
एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे अपन, तो अपन कहेंगे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में अपन क्या करते हैं कि इसको डोप करेंगे, इसके साथ अगर डोप करोगे ऐसे इसको और इसको, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो अपन को पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 4 है ना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या ना, अगर आप इन दोनों को डोप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। 4 + 3 7 होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होता तो ऑक्टेट कंप्लीट होता, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं अपन, तो बोलते हैं पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। इनमें से किसी को भी डोप करो, मतलब आप इसको इससे डोप करो, इससे इसको डोप करो, इससे इसको डोप करो, किसी को भी किसी से डोप करो, और अगर आप इन दोनों को डोप करोगे तो वहां पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, तो अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो अपन उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर। दिस इज पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब एक्चुअली कुछ कुछ डोपिंग मतलब ऐसे भी हो जाता है, 13th और 15th में भी होता है, कुछ कुछ डोपिंग्स ऐसे भी मतलब सॉलिड्स में और भी टाइप के डोपिंग्स हो जाते हैं जो सेमीकंडक्टर बनाते हैं, जैसे 13 और अब इनकी प्रॉपर्टीज है, अपन कहेंगे 13 और 15 ग्रुप जो होता है ना, अगर उनका डोपिंग करें तो भी सेमीकंडक्टर बनते हैं एक्सपेरिमेंटली, मतलब उनको बताया गया कि एक्सपेरिमेंटली अगर अपन 13 और 15 वाले को भी अगर अपन डोप करेंगे तो भी सेमीकंडक्टर बनेंगे। सो 13th और 15th ग्रुप से अपन कहेंगे, जैसे अब 13 ग्रुप तो ये हो गया अपने लिए, तो ऐसे ना INS इंडियम और एंटीमनी इंडियम, और we can write that 10, so we can write that इंडियम और एंटीमनी, एल्यूमिनियम और फास्फोरस, गैलियम और आर्सेनिक also forms semiconductors, conductors। एक तो ये, दूसरा अपन कहेंगे 12th और मतलब इनका भी डोपिंग होता है इससे, 12th का 16 के साथ भी डोपिंग कर लेते हैं, तो जैसे जिंक सल्फाइड है, कैडमियम सल्फाइड है, मर्करी टेलोराइड है, ईडियम कैडमियम सेलेनाइड है, are also having semiconductor properties, have semiconductor properties। तो इससे भी अपन को क्वेश्चंस, ये अपन को कितना 12th और 16th ग्रुप को मर्ज किया मैंने, 13th और 15th से भी सेमीकंडक्टर बनते हैं, 12 और 16 से भी सेमीकंडक्टर बनते हैं, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे सम एलिमेंट्स, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जैसे TiO2 है, TiO2, CrO2, ReO3, behave like metals, मतलब इनका तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये तो मेटल जैसे बिहेव करते हैं, देयर कंडक्टिविटी इज वेरी हाई। ReO3 shows conduction like copper metal। the इनका कंडक्शन मतलब जो ReO3 का, इट इज लाइक कॉपर मेटल, मतलब इसका कंडक्टेंस तो इतना ज्यादा है जैसे कॉपर मेटल बिहेव करता है वैसे, जैसे कॉपर मेटल बिहेव करेगा वैसे बिहेव करता है, कॉपर मेटल बिहेव करता है वैसे बिहेव करता है। तो इस वाले पार्ट में ना अपने लिए ऑब्वियसली बात है, एन टाइप और पी टाइप तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, ये एग्जाम्पल भी काफी इंपॉर्टेंट होगा।
इसमें तो ठीक है, अपन मिक्स करके बता देंगे क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं है, 3 ही एलिमेंट्स हैं और इधर मेनली यही 3 बनाते हैं, लेकिन ये कंपाउंड्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज दे हैव मेटल लाइक प्रॉपर्टीज। ठीक है, सर बोलो। CrO3 है ना सर? हम्म, CrO3 आएगा ना? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। CrO3 आएगा ना सर? CrO2 है। अच्छा ओके ओके सर। तो ऑक्साइड्स लाइक कुछ अभी ऐसे भी ऑक्साइड्स हैं जैसे VO2, VO भी है, VO2 भी है, VO3 भी है, TiO2 भी है, shows सेमीकंडक्टर और insulator type properties, shows semiconductors and insulator like properties depending on the temperature. On temperature, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो सेमीकंडक्टर है, लो टेम्परेचर पे दे विल बी इंसुलेटर्स। हाई टेम्परेचर होगा तो दे आर राइट, हाई टेम्परेचर होगा तो दे आर इंसुलेट सेमीकंडक्टर्स, अदरवाइज दे आर इंसुलेटर्स। हो गया, नेक्स्ट चेक करें। बस थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बचा हुआ है, मैंने सोचा मतलब ये सारा पार्ट मैं आपको बोल भी सकता था, अपने आप लिख लेंगे एनसीईआरटी से और स्टेट बोर्ड की बुक को मिक्स करके, बट ठीक है मैं खुद ही लिख दूंगा तो थोड़ा एक बार पढ़ भी लूंगा। ये वाले एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी तो याद ही रहते हैं, बाकी तो एन टाइप ए टाइप आप फिजिक्स में ही पढ़ते हो, उधर भी पढ़ना होता है। ये वाले एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनको तो याद रखना ही पड़ेगा, 3 ही तो एग्जाम्पल है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे ना, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में मुझे नहीं लगता अपन किसी को प्रॉब्लम होगा। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा ड्यू टू अनपेड। उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है ड्यू टू अनपेड। अनपेड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब either it will show the negligible deflection or there will be no deflection, या तो negligible deflection होगा या फिर no deflection होगा, no unpaired electrons। एग्जांपल लिखेंगे, NaCl है, H2O है, C6H6 है, Zn+2 है, N2 है, etc। फेरोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट ना, मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इवन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो तो खुद ही मैग्नेट है, तो एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या, वो तो उनमें रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, सो दे आर परमानेंट मैग्नेट। एग्जांपल Ni FeCO Ni ना, वो ऐसे हमेशा याद रहता है ना, पढ़ते हैं ना 5th 6th क्लास से, FeCO Ni परमानेंट मैग्नेट। ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे दिख रहा है। और इसमें अब अपन ऐड करेंगे गैडोलोनियम Gt और CrO।
दे हैव परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। CrO2 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, पिछले बार अपन देख रहे थे, उसमें मेटालिक प्रॉपर्टीज होती है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, the electron in solid are arranged such that their magnetic moment cancelled. Magnetic moment get cancelled. एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे MnO। तो इसमें क्या होगा ना, जैसे ऐसे अपने आप ही अरेंज हो जाता है इसमें इलेक्ट्रॉन, सो दैट देयर मैग्नेटिक मोमेंट गेट कैंसल्ड। उनको अपन एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। फेरीमैग्नेटिज्म, इसमें ऐसे अरेंज होंगे कि उनके मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं होंगे। The electron in solids are arranged such that their magnetic moment do not get cancelled. एग्जाम्पल फेरी मैग्नेटिज्म में ये तो एग्जाम्पल कोई भूल ही नहीं सकता, सबको याद है। बाकी स्पाइनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, MgFu स्पाइनल स्ट्रक्चर्स। They have spinal structures in men. So इस टाइप से अरेंज तो अच्छे से लिख देता हूं। तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं होगा। अब इसमें मेनली जो एग्जांपल अपन को याद रखते हैं, एक तो दो ये वाले एग्जांपल याद रखते हैं, एक ये वाला एग्जांपल याद रखते हैं, और ये सबको याद रहता है, ये स्पाइनल स्ट्रक्चर्स है, अपन ने पढ़ा हुआ है स्पाइनल स्ट्रक्चर्स। मेरा तो काम भी खत्म हो गया, 35 का लेक्चर है ना, अटेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसको सेव कर देता हूँ, पेज नंबर 6 सर PDF भेजना यो। सर बोलो। सर वो हम लोग का पिछला मतलब आपका पिछला जो सॉलिड स्टेट का लेक्चर था ना, सॉलिड स्टेट का लेक्चर सर। हाँ सर, तो हम लोग का फिजिक्स लेक्चर था सर आपके सेकंड सेशन में। तो वो अपलोडेड है ना PAB1 पे, वो मतलब उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ही थे बस। ओके सर, हम लोग आज के ठीक है, डाउट आएंगे तो पूछते सर। चलो हाँ, डाउट आएगा तो पूछ लेना, कोई तो। सर इसका ठीक PDF है, भेज अभी दो। ये मैं आपको भेज दूंगा, इसके PDF भी भेज दूंगा और लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा क्लास के बाद, बट 9 आफ्टर 9, तब तक तो क्लास ही ना हो। बिल्कुल भेज दूंगा, चिंता मत करो, मैंने रिकॉर्डिंग सेव कर ली। हाँ हाँ हाँ, मैं अपलोड कर दूंगा, नहीं होगा तो हर्ष को दे दूंगा मैं, है ना, वो कर देगा। लास्ट पेज दिखा दूं, लास्ट पेज पे एग्जाम्पल्स अपन को ज्यादा जरूरी है, जो मैंने आपको बताया, ये एग्जाम्पल अपन को ज्यादा जरूरी है। बाकी सब तो मेरे ख्याल से अपन को याद ही थे, ये छोड़ के। बट जितने तो एग्जाम्पल फेरोमैग्नेटिक बस उतने अपन को याद होगी, बाकी अपन को कोई मतलब नहीं फेरी मैग्नेटिज्म क्या होता है कैसे। अपन को ये पता है कि ये एग्जाम्पल आपने बताया था, बस ये मुझे याद सर वो एग्जांपल में वो G ये है। गैडोलोनियम ना, GD, ओके वो लेंथेनॉइड्स में बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आता ना, D7। ठीक है, चलेगा। चलो बंद करूं फिर।
हाँ जी, हो गया ना? चलो तो ये सॉलिड स्टेट अपना खत्म हो गया ना, फाइनल इफेक्ट कर दिया।